स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। आज प्रोटीन के रिलेटेड लास्ट वाला हमारा टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोटीन कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है, कौन कौन से काम करती है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक है, उन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और इसकी फॉर्मेशन, इस सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में कौन में इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन। मतलब कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉपर तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किन के अंदर मौजूद होगा? ये किन सेल्स के अंदर मौजूद होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किन सेल्स के अंदर मौजूद होगा कि जो यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स से बनने वाले जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उन सब के अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, उन सब के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल कि आप देख लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उन सब के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होती है। मतलब कि प्रोटीन उनको बनाने में भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद सेकंड आ जाता है एंजाइम्स। अब देखेंगे आप लोग, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर है, ये आप लोग पढ़ेंगे कि पीछे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन के जो क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने पढ़ा प्रोटीन की, कि एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्फेरिकल, सर्कुलर इन शेप होते हैं जितने भी एंजाइम्स हैं। और ये कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अब ये देखें कि ये जो एंजाइम हैं, ये आप लोग को पता है कि किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। एंजाइम किससे ये बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, और ये किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये प्रोटीन, ये जो एंजाइम है, ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है? ये इन्वॉल्व होता है रेट ऑफ रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्पीड अप करने के लिए। जो रिएक्शन हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसको तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एंजाइम किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे रहता है हार्मोन्स। हार्मोन सपोज देख लें कि इंसुलिन है, इसकी एग्जांपल जो एंजाइम किया वो है पेप्सन। ठीक है, उसके बाद लाइपेज वगैरह। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पेप्सन है, लाइपेज है, ये एंजाइम है। और जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीनियस इन नेचर है। ठीक है ना, उनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो है ये हार्मोन्स, जैसा कि इंसुलिन है, तो ये मेटाबॉलिक रेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, उसको ये कंट्रोल करते हैं हार्मोन। जैसा कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। अब आगे रहते हैं, कुछ होती हैं कैरियर प्रोटीन्स। आप लोगों ने कैरियर प्रोटीन्स, पीछे 2 कैरियर प्रोटीन्स पर किया, आप लोगों को मैं एग्जांपल्स दी थी। एक है हीमोग्लोबिन
और एक है मायोग्लोबिन। अब देखें कि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि इसने कैरी करनी होती है ऑक्सीजन को। हम इसको कह रहे हैं कैरियर प्रोटीन, मतलब कि ये कैरी करते हैं किसको? ऑक्सीजन को कैरी करती है। किसको? ऑक्सीजन को कैरी करती है। किसके लिए करती है? रेड ब्लड सेल्स के लिए। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी भी करती है, ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है। किसके लिए करती है? रेड ब्लड सेल्स के लिए। और ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है, पीछे भी हमने पढ़ा। आगे रहता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोब भी ऑक्सीजन को कैरी करती है। और किसके लिए करती है? मसल्स के लिए स्पेशली। कौन से मसल्स के लिए? ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, स्केलेटल मसल के लिए। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स के लिए ऑक्सीजन को कैरी करती है और स्टोर करती है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, स्टोर करती है रेड ब्लड सेल्स के लिए। आगे रहते हैं एंटीबॉडीज। देखिए कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ उसको कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस, मतलब पैथोजन से क्या मुराद है कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं, मतलब कि जो बीमारी को पैदा करने वाली चीज़ें हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। वो जो बीमारी को पैदा करने वाली चीज़ें हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, जिनको हम पैथोजेंस कह रहे हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ उन पैथोजेंस को किल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आया तो ये उसी टाइम उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे, उसी टाइम उसको ख़त्म कर देंगे। कौन करेंगे? एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ किससे बनी हुई है? प्रोटीन। ठीक है ना, मतलब कि प्रोटीन की ये डिफरेंट शेप्स हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वे में फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या कर रही है कि पैथोजेंस, बाहर से जो भी डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको ये उसी टाइम किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये कौन कर रहा है? एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ किससे बनी हुई? प्रोटीन से। अब आगे रहता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जब चोट लगती है, ज़ख़म वगैरह आता है, बाउंड आता है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ब्लड जो है वो बहता है, उसके बाद ब्लड जो है वो रुक जाता है। उसकी वजह क्या है कि ब्लड रुक क्यों गया है? उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है ब्लड के अंदर, कि जो जहाँ पर बाउंड आता है ना हमारे ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बाउंड आया तो वो ब्लड के थ्रू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर क्या करेगी कि एक क्लॉट बना देगी। ठीक है, एक क्लॉट बना देगी। वो जो क्लॉट है वो फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजन है। फिब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। मतलब कि ये फिब्रिनोजन एक प्रोटीन का नाम है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है, जो ब्लड का क्लॉट बना देती है। मतलब कि एक बड़ा सा ब्लड का टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है, जिस वजह से हमारा जो है वो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब आगे आ जाए मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स में। अब देखें कि हमारी बॉडी के हम अपना बाजू मूव कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू मूव कर रहे हैं? मसल्स के थ्रू। ठीक है, और मसल्स के अंदर दो तरह की प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये आप लोग जब मसल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग उसके अंदर ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस करोगे। तो ये क्या है? ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है कि जो इन्वॉल्व हो रही हैं मूवमेंट ऑफ ऑर्गन में। और ये एक्टिन और मायोसिन क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट शेप्स हैं प्रोटीन की, कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वे से फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये ज़रा आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों ने देखा होगा, वो आप लोगों ने ये सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर इस तरह का ना ये सेंट्रियोल्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जिस रीजन पर आकर ये फाइबर्स अटैच होते हैं ना,
उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, जिस रीजन पर आकर ये फाइबर्स अटैच होते हैं उस रीजन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। ये आप लोग आगे जाकर स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने लगा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रोटीन किस तरह फंक्शन प्ले कर रही है। देखिए कि यहाँ पर जो है ना, ये जो एस्टर्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं एस्टर्स। ये जो कुछ होते हैं कि जो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ होते हैं कि जो अटैच नहीं होते, ठीक है ना, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते, उनको हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने प्रोटीन का फंक्शन समझना है कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम जब होती है तो उसके अंदर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो किस तरह इनको आपस में एनाफेज के दौरान सेपरेट कर देती हैं क्रोमोसोम्स को। ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। इन क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स हैं उनको अलग-अलग कर देती है दो में, ठीक है, इस तरह हो जाएंगी, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं ये उसको उस तरह यानी कि अपोजिट पोल की तरफ खींच लेंगे। कौन सी कंडीशन के दौरान? एनाफेज के दौरान, ठीक है। और ये ट्यूबुलन प्रोटीन, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्यूबुलन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इनको सेपरेट करने के लिए। ये जो दो क्रोमोसोम्स इस तरह के होते हैं, ये मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। ये फाइबर्स यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स होते हैं। जब वो काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ना, जब वो इस तरह अपनी तरफ दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करवाते हैं तो ये अलग-अलग हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स हैं ना, ये एक उस तरफ चला जाता है, एक उस तरफ चला जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है इनको सेपरेट करवाने के लिए, वो प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलन। मतलब कि जो प्रोटीन है वो जब सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, डिवीजन के दौरान सेल्स के अंदर एनाफेज कंडीशन के दौरान, सेल्स में एनाफेज कंडीशन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में भी ट्यूबुलन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को मूव करवाने के लिए। उसके बाद क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में भी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या है, ये आप लोग आगे जाकर डीएनए के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमोसोम होता है ना उसको बनाने में भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस थे कि जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए कि किस तरह जो है वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल्स प्ले करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अगर यहाँ तक आप लोगों को किसी भी पॉइंट के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।